हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के अपने एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे अपन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अपन सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद तथा सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ विशेष बातों के बारे में, फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? कौन सी इंजन वाली स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बताइए, गोवा में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में यह ट्रेन शुरू की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे। वहां पर जो अपने प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उनकी जो जयंती थी उन पर उन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी दौरान इन्होंने जो अपना अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन था, वहां पर स्टीम इंजन वाली गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर बात हो रही है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की, जहां पर इनकी सरदार पटेल की जयंती पर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किए। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, ये सरदार पटेल को समर्पित है। सरदार पटेल अपने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तथा प्रथम गृह मंत्री भी रहे। तो पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है और अपने जो प्रथम गृह मंत्री कौन रहे, तो वो थे अपने सरदार पटेल। ठीक है। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि 31 अक्टूबर 2013 को जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर इस मूर्ति का शिलान्यास रखा था। दोस्तों, यह मूर्ति है वो नर्मदा नदी के पास स्थित साधु बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी है, उसका एक द्वीप है साधु बेट द्वीप, वहां पर लोकेटेड है, जो कि सरदार सरोवर बांध से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और जो विंध्याचल पर्वत है उसके बीच से बहती है। वहीं पर यह मूर्ति लोकेटेड है। दोस्तों, ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई है करीब 182 किलोमीटर, सॉरी 182 मीटर है, अर्थात 557 फीट ऊंची यह प्रतिमा है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह विश्व की दूसरी सबसे विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है वो चीन की स्प्रिंग टेम्पलेट बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि 153 मीटर है, अर्थात 502 फीट है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आ जाती है वो अपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आ जाती है। और सेकंड आती है चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की जो मूर्ति है वो आती है। दोस्तों, इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ था और यह काम पूरा हो गया था 2018 तक। सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? जब सरदार पटेल की 143वीं जयंती थी, उस अवसर पर 2018 में इसका उद्घाटन किया था अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो बताइए, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और सेकंड लार्जेस्ट जो मूर्ति है वो चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की और बात करें तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। सरदार पटेल है वो स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अतः जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय जब भारत विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, जो विभिन्न रियासतें थी, उनको एकजुट करने में सरदार पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्हीं 560 रियासतों को भारत में मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया था। इन्हीं की याद में, उन्हीं के सम्मान में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि जनवरी 2020 में एससीओ का संगठन हुआ था, अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इस संगठन में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसको 8 अजूबों में शामिल किया गया था। दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया गया था पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मूर्तिकार राम वी सुतार ने। ठीक है, इसे डिजाइन किया था तथा इस प्रतिमा का जो ये जटिल कांस्य से बनी हुई एक प्रतिमा है, इसे जो चीनी फाउंडर कंपनी है जियांगसी टोकाइन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो दोस्तों हाल ही में जो अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। आजकल सरकार है वो प्राइवेट लोगों को जो प्राइवेटाइजेशन है उसको बढ़ावा दे रही है ताकि वो लोग भी जो अदर लोग हैं वो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। उसी क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहा है। बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों यह केंद्रीय क्षेत्र का प्रमुख विश्वविद्यालय है जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसे 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाया गया था। 1921 में सब भारतीय संसद में एक एक्ट पारित हुआ जिसके माध्यम से इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। दोस्तों मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय को जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की उसी के तर्ज पर बनाया गया था और यह पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। ठीक है दोस्तों अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है इसमें महत्वपूर्ण जो आजादी के दौरान महत्वपूर्ण नेता थे, उर्दू लेखक थे और जो विद्वान थे वो यहाँ पर इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। यहाँ पर पढ़ने वाले महत्वपूर्ण लोग थे। गाइस सर सैयद अहमद खान है वो मुस्लिम जो लोग हैं उनके एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे। जैसे हिंदू लोगों में उसको दयानंद सरस्वती को एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखा जाता था। उसी उसी प्रकार सर सैयद अहमद खान को मॉडर्न इंडिया में एक महत्वपूर्ण नेता माना जाता है, मुस्लिम लोगों के बारे में सोचने वाला। इन्होंने मुस्लिम लोगों को शिक्षित करने के लिए 1875 में एक स्कूल की स्थापना की थी जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बदल गया। दोस्तों यही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जिसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बताइए सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो अपना वनखंडे स्टेडियम है वहां पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का स्टैब्लिश किया गया है। जान लेते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, पता होना चाहिए आपको। दोस्तों सचिन तेंदुलकर है वो भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पूरे विश्व में अपनी छवि रखते हैं, अर्थात विश्व में अपना जो प्रसिद्ध क्रिकेटर के रूप में सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में खेल रत्न और 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है साथ ही 2008 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। कौन कौन से पुरस्कार दिए? अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1994 में, खेल रत्न मिला इनको 1997 में, 1998 में पद्मश्री और पद्म विभूषण 2008 में मिला। दोस्तों ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पूछ लिया जाए कि भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्हें वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर जब 16 साल के थे तो उन्होंने अपने क्रिकेट के क्षेत्र में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले ये एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं तथा एक वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ये भारत के पहले बल्लेबाज हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर वनडे और जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रनों का जो रिकॉर्ड बनाया है वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगभग इन्होंने 30,000 से अधिक रनों का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाले ये एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। गाइज इन्होंने 2012 में मुंबई के जो वनखंडे स्टेडियम है जो इनका घरेलू स्टेडियम है जहां से बिलोंग करते हैं, में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ठीक है कब लिया था? 2012 में। दोस्तों इन्होंने अपने ऊपर एक पुस्तक लिखी थी प्लेइंग इट माई, उनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई। ठीक है तो पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों हाल ही में ईरान ने जो ये उपग्रह है वो लॉन्च किया है। अगर पूछ लें कि नूर 3 उपग्रह किसका है तो वो ईरान द्वारा एक प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बताइए आप, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ है? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बयाना में, कुचामन में, गुलाबपुरा में या फिर आमेर में। तो दोस्तों अकबर की मस्जिद है वो अपने आमेर जयपुर में स्थित है। राजस्थान की कुछ मस्जिदों के बारे में और मकबरों के बारे में बात की जाए तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि यूनेस्को हेरिटेज है। दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने अजमेर में स्थित है। वही नरहड़ शरीर की दरगाह है वो झुंझुनू में है। जामा मस्जिद अपने भरतपुर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अपने अजमेर में स्थित है। ठीक है। फतेहगंज का मकबरा है वो अलवर में, और एक मीनार मस्जिद है वो जोधपुर में है। अकबर की मस्जिद अभी अपना क्वेश्चन था, ये अपने जयपुर के आमेर में स्थित है। और नौहर खां की मीनार है वो कोटा में है। दोस्तों ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है वो सरवाड़ा अजमेर में है। और काका जी की दरगाह है वो प्रतापगढ़ में। वहीं बड़े पीर की दरगाह नागौर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिट्ठे शाह की दरगाह, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मिट्ठे शाह की दरगाह है वो गागरोन झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो सफेद लिली है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, जो कि विश्व धर्म सम्मेलन था। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में अपन चर्चा करें। स्वामी विवेकानंद है वो वेदांत को मानने वाले एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रभावशाली गुरु थे। ठीक है। गाइस इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1863 में ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। और इनकी डेथ हो गई थी 4 जुलाई 1909 को, इनका स्वर्गवास हो गया था। दोस्तों इनके बचपन का नाम अर्थात इनका वास्तविक नाम था वो नरेंद्र दत्त था। इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, अर्थात उसका प्रतिनिधित्व किया। तो पूछ लिया जाए कि विश्व धर्म सभा कब हुई थी? ये 1893 में हुई थी। ये डेट पूछ ली जाती है 1893 में। और कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। तो पूछ लिया जाए कि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? तो वो अपने स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपने गुरु की याद में इनकी स्थापना की थी। दोस्तों भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। और इनके जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने स्वामी विवेकानंद की याद में। दोस्तों रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसकी यात्रा की। और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। दोस्तों विवेकानंद ने विश्व में भारतीय दर्शन को फैलाया। वेदांत और जो योग है उसका प्रचार प्रसार किया। योग है वो आज भी अपन जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसका प्रचार प्रसार करिए। इसका प्रचार प्रसार अपने स्वामी विवेकानंद ने बहुत जोर से किया था। साथ ही विवेकानंद ने ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो राष्ट्रवाद है उसको अध्यात्म जो आध्यात्मिक जो विचार होते हैं उसे जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया था अपने स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने जो जातिवाद थी, जाति प्रथा थी, उसका विरोध किया तथा शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, धर्मनिरपेक्षतावाद और मानवतावाद पर अपने विचार दिए। ठीक है। मानवतावाद पर इनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकानंद की शिक्षाओं पर उपनिषद, गीता के दर्शन, बुद्ध और ईसा मसीह के प्रभावों को देखा जा सकता है। ठीक है। तो किनका प्रभाव था स्वामी विवेकानंद पर? जो अपने उपनिषद है, गीता दर्शन है, बुद्ध और जो ईसा मसीह के जो थॉट थे उनका प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों इन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके माध्यम से भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया।
चार, जो भारतीय दर्शन था उसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्राओं के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिए उनके व्याख्यान के कारण उन्होंने पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि स्थापित कर ली। और इसके उपरांत इन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्षों तक वो रही, जब जो विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था 1893 में, उसके बाद में। और इन्होंने न्यूयॉर्क में 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो स्वामी विवेकानंद थे। कब इसकी स्थापना की थी? 1894 में की थी। अर्थात जो अपना शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसके 1 साल बाद 1894 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने पूरे यूरोप का व्यापक रूप से भ्रमण किया तथा जो मैक्स मूलर थे और पॉल डुसन थे जैसे विद्वानों से इन्होंने संवाद भी किया। इन्होंने भारत में अपने सुधारवादी अभियानों के आरंभ से ही जो निकोला टेस्ला थे जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ तर्क वितर्क का काम भी किया था, विचार विमर्श किए थे। ठीक है दोस्तों, इनके दर्शन की बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद ने जो दर्शन दिया था वेदांत दर्शन है, उसमें क्या कुछ लिखा है? तो वेदांत दर्शन है द गाइस, वो उपनिषदों पर आधारित है। जो अपने वेद में जो उपनिषद है उन पर आधारित है। इसमें उपनिषदों की व्याख्या की गई है। तो क्या है? वेदांत में है वो उपनिषद है, उनकी व्याख्या की गई है। दोस्तों, वेदांत दर्शन में ब्रह्मा की अवधारणा पर बल दिया गया, जो कि उपनिषद का एक केंद्रीय तत्व है। इसमें वेद को ज्ञान का परम स्रोत माना गया है, जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। अर्थात वेदांत दर्शन उसमें कहा गया है कि जो वेदों से बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं है। अर्थात वेद ही है वो ज्ञान का परम स्रोत है। वेदांत में संसार से मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना है तथा ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्या है? मुक्ति का माध्यम क्या है? ज्ञान है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान ही आप व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इन्होंने जो अपने वेदांत दर्शन था उसका प्रचार प्रसार करते हुए 1997 में अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन का स्थापना की थी। तो बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो 1897 में की गई थी। कब? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में। दोस्तों, इस मिशन ने भारत में शिक्षा और जो लोकोपकारी कार्य है उनका प्रचार प्रसार किया। जैसे कि आपदाओं में इन्होंने सहायता प्रोवाइड की, लोगों को चिकित्सा सुविधा दी, प्राथमिक और जो उच्च शिक्षा होती है उससे लोगों को शिक्षित किया, अर्थात जो लोगों में जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया, और जनजातियों के कल्याण पर इस मिशन ने महत्वपूर्ण रूप से बल दिया, अर्थात उनका कल्याण पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? दोस्तों, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश आया था गुलाम वंश, जिसके प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जो रानीगंज क्षेत्र है वो कोयला की एक महत्वपूर्ण खान है जो कि पश्चिमी बंगाल में लोकेटेड है। तो पूछ लिया जाए कि रानीगंज या फिर कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? वो कोयला है, यहाँ पर कोयले की महत्वपूर्ण खान है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल में भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है, कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद। यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।